अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाइनरी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। द्विअंगी यौगिक बनाएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में जो हमने पढ़ा है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन और हैलोजन के साथ में बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स और हैलोजेंस के साथ में हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑक्साइड्स और हैलाइड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे पहचान सकते हैं? दीज विल नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। वाटर वेपर के संपर्क में आने पर इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है और रूम टेम्परेचर पर कमरे के जो तापमान पर न तो उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन होता है और न ही डिकम्पोजिशन होता है। न तो उसका प्रोपोर्शन बिगड़ता है और न ही उसमें विघटन होता है। तो आप ये देखिए, प्रोपोर्शन नहीं बिगड़ रहा, विघटन नहीं हो रहा, हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। जब ये सब स्थितियां हैं तो हम ये मानेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे +2 +3 से लेके 4 5 6 7। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता जाता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था NH2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण और फिर उसके बाद में d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिमूवल होता जाता है। +2 और +3 स्कैंडियम के केस में हम देखते हैं कि +2 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, +2 कंपाउंड्स नहीं बनेगा, केवल SCO3 और SCF3 ऑक्साइड और फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो। टाइटेनियम के केस में टाइटेनियम बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत कम मेंशन किए हैं आसानी से आपको समझाने के लिए। टाइटेनियम का ऑक्साइड भी बनेगा और TiCl2 भी बनेगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम TiO3 बनाएगा और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में TiCl4 बनेगा। अब आप देखिए, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंपाउंड्स बढ़ते जाते हैं। वैनेडियम का आपने ये देखा, टाइटेनियम का मैं आपको बता चुकी हूँ। वैनेडियम के केस में VO बनेगा और VF2 बनेगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में VF3, +4 में VBr4 एंड इन केस ऑफ +5 इट इज V2O5। क्रोमियम में आइए, और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे? CrO और CrF2 इन केस ऑफ +2, +3 में Cr2O3, +4 में CrO2, +5 में CrF5 और 6 में CrO3। मैग्नीज के केस में क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स सबसे अधिक हैं, सबसे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन ये करते हैं। मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम में मैग्नीज का बताया था अम्लीय माध्यम में। तो आपने वहां पर देखा था कि अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व किस तरह से रिडॉक्स पोटेंशियल के साथ में बदलता है। तो यहाँ पर +2 में MnO और MnF2, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में Mn2O3, +4 में MnO2, +7 ऑक्सीकरण अवस्था में Mn2O7 का फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन में युग्मन शुरू हो गया है। तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में FeO FeF2 का फॉर्मेशन होगा, +3 में FeCl3 और काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोबाल्ट में आप देखिए COO बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, फ्लोराइड बनेगा। +3 में COF3 बनेगा और +4 में COO2 बनेगा। दीज आर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। निकल का भी और कोबाल्ट का भी जो इन दोनों के ऑक्साइड्स हैं, दीज आर हाइड्रेटेड। निकल के केस में आप देखेंगे NiO और NiF2। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में Ni2O3 बनेगा और +4 में NiO2 बनेगा। कॉपर में और एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो यहाँ पर CuO बनेगा और CuCl2 बनेगा। जिंक के केस में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में
ZnO और ZnCl2। मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं उनका मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन होगा, तो कुछ कंपाउंड्स और भी हैं जो मैंने आपको बताया उसके अलावा बनेंगे। अदर कंपाउंड्स में आप ये देखिए Mn3O4, Fe3O4, CO3O4, Cu2O और CuCl का भी फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हमने देखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कई प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और यहाँ पर ये कई बाइनरी कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन करता है। थैंक यू। मैं डॉक्टर रंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक डीप ब्लॉक एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप अब पहली क्लासेस में भी देख चुके हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ आप मोटे तौर पे देखते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अगर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का पता है कंपाउंड के, तो हमें क्या पता लग सकता है, इट विल गिव इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड। किस तरह का बॉन्ड बनेगा उसकी जानकारी हमें मिल सकती है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स के बारे में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का पता होने से पता लगा सकते हैं। 2 तरह के हमें ये कंसीडर करना होगा, पहला ऑर्बिटल मोशन और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू स्पिन। इलेक्ट्रॉन्स में हमने देखा पहला ऑर्बिटल मोशन और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम और आयंस प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ हमें इन दोनों प्रभावों को कंसीडर करना है और उसके आधार पर 3 तरह के गुणों को देखना है। पहला हम देखेंगे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, प्रतिचुंबकीय गुण। प्रतिचुंबकीय गुणों में हम ये देखेंगे इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ताप पर इसका कोई प्रभाव, ताप बढ़ेगा या घटेगा उससे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये आप देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सब्सटेंसेस रखा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, प्रतिकर्षण के कारण इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्स दूर जा रही हैं। व्हेन कंपाउंड केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, रिपल्शन विद मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ ऑपोजिट स्पिन, एक प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ अनदर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, तो नेचुरली उनका जो प्रभाव है वो एक दूसरे को उदासीन कर देगा। एज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होगा पर ऑपोजिट साइन का होगा, इसलिए इसका जो प्रभाव हमें दिखाई नहीं देगा। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या है, जो हमने अभी तक युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करी है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्हीं का गुण है। फाउंड इन एवरी कंपाउंड, सभी कंपाउंड्स हैं उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये प्रभाव सभी कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, पर बट कैन बी सीन ओनली व्हेन ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मान लो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, तो उस स्थिति में आप डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं देख सकते। उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके कारण पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो दिखाई देंगी। डायमैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकीय जो गुण होंगे, इट इज बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज सब्सटेंसेस नॉट हैविंग कांस्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। प्रॉपर्टीज कैन बी सीन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तभी ये प्रभाव देखा जा सकता है। अभी हम 3rd टाइप का
जो प्रॉपर्टीज देखेंगे उसमें फेरोमैग्नेटिज्म आएगा। फेरोमैग्नेटिज्म में लौह चुंबकत्व में क्या होगा, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। आप देखिए स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +4 दोनों में क्या स्थिति है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये जो दोनों आयंस होंगे ये डायमैग्नेटिक होंगे। तो कुल मिला के हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज युग्मित इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या अनुचुंबकीय गुण। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ increased on keeping substance in external magnetic field। आप ये देखिए यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ये देखिए आप यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से उसमें से पास हो रही है और यहाँ पर दूर जा रही है। तो ये डायग्राम से आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का अंतर देख सकते हैं, जो कि ये बता रहा है कि फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। इन सम सब्सटेंसेस magnetic effect of individual electrons are not mutually neutralized। कुछ substances ऐसे होते हैं वहाँ पर +हाफ और -हाफ मैग्नेटिक मोमेंट जो है इनका जो प्रभाव है वो न्यूट्रलाइज नहीं होता है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एन इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन लेवल जो है वो भी इनकम्प्लीट होना चाहिए। ये दोनों शर्तें हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है जैसे हमने यहाँ देखा था, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बट इट इज कैरेक्टरिस्टिक जो है पैरामैग्नेटिज्म का वो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा बदल भी जाता है, but also when even number of electrons are there but there is no pairing of electrons, या तो odd number of electrons हैं तो होगा ही होगा, पर अगर even number of electrons भी हैं but these are not paired,